मार्च 2026 ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रीय इलाकों के पेट्रोल पंपों पर अचानक से कारों की मीलों लंबी लाइनें लग जाती हैं। और हालात इतने बेकाबू हो जाते हैं कि एडिलेड हिल्स में ईंधन की बिक्री में रातों रात 238% का भारी उछाल आ जाता है। बिल्कुल, और मिल्डूरा जैसे इलाकों में तो बिक्री 100% तक बढ़ जाती है। मतलब लोग अपनी कारों की डिक्की में गैलन भर भर कर पेट्रोल जमा कर रहे हैं। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि देश में ईंधन की असल में कोई कमी नहीं है। तेल के जहाज बंदरगाहों पर खड़े हैं, रिफाइनरियां काम कर रही हैं, फिर भी शहर में पेट्रोल नहीं है। ठीक इसी बिंदु पर आकर अर्थशास्त्र के सारे सीधे साधे नियम और मांग आपूर्ति के साफ सुथरे ग्राफ एकदम दम तोड़ देते हैं। सही कहा। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये परिदृश्य केवल सुपरमार्केट की खाली अलमारियों या पेट्रोल पंपों के सूखे होने के बारे में नहीं है। तो ठीक है, आइए इसे गहराई से समझें। इस विस्तृत चर्चा का उद्देश्य पैनिक बाइंग यानी घबराहट में की जाने वाली अत्यधिक खरीदारी के जटिल विज्ञान को डिकोड करना है। बिल्कुल, और हमारे पास इसके लिए कुछ बहुत ही शानदार स्रोत हैं। द गार्डियन की हालिया रिपोर्ट है, साइंसर्ट का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है और ओरेकल की रिटेल रिपोर्ट भी है। हाँ, साथ ही इराक के कुर्दिस्तान पर आधारित एक अध्ययन और सप्लाई चेन पर कॉर्पोरेट फाइनेंस इंस्टीट्यूट और पीएमसी के शोध पत्र भी है। हम ये समझना चाहते हैं कि कैसे इंसान की एक बुनियादी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिलाकर रख देती है। तो अगर हम इस ताजा ऑस्ट्रेलियाई संकट की बात करें तो इस संकट की जड़ें दरअसल भू राजनीतिक तनाव में छिपी हैं। द गार्डियन की रिपोर्ट के आंकड़े साफ बताते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। मतलब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव की वजह से। हाँ, और डोनाल्ड ट्रंप की हालिया टिप्पणियों के कारण पैदा हुए डर का भी ये नतीजा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें एक समय $118 तक पहुंच गई थी, जो कि बाद में ट्रंप के बयान के बाद $93 पर आ गई। लेकिन यहाँ श्रोताओं के लिए यह स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हम किसी भी राजनीतिक दल, नेता या विचारधारा का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। एकदम सही बात है। हम यहाँ विशुद्ध रूप से इन मूल स्रोतों में दी गई आर्थिक जानकारियों और तथ्यों को निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट कर रहे हैं कि कैसे ये घटनाएं बाजार में डर पैदा करती हैं। और ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवन का बयान इस बात को पुख्ता करता है। उन्होंने साफ कहा कि ऑस्ट्रेलिया में ईंधन की कोई कमी नहीं है, बल्कि पैनिक बाइंग ही सबसे बड़ा जोखिम है। यही वो चीज है जिसे अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान में सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी या स्वयं को सच साबित करने वाली भविष्यवाणी कहा जाता है। अच्छा, तो ये कैसे काम करता है? मतलब अगर लोग मान लेते हैं कि किसी चीज की कमी होने वाली है तो वे घबराहट में इतना ज्यादा खरीदते हैं कि असल में बाजार में उस चीज की कमी हो ही जाती है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल एक बैंक रन की तरह है। हाँ, कैसे? मतलब अगर सबको अचानक लगने लगे कि बैंक के पास पैसे खत्म हो गए हैं तो सब अपना अपना पैसा निकालने पहुंच जाते हैं, और जब इतने सारे लोग एक साथ पैसा मांगेंगे तो अंततः बैंक वास्तव में खाली हो ही जाएगा। बहुत सटीक उपमा दी है आपने। कोई भी सिस्टम इस तरह की अचानक निकासी के लिए डिजाइन नहीं किया जाता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर पैनिक बाइंग से ही असल संकट पैदा होता है तो इंसान ऐसा करता ही क्यों है? क्या ये वास्तव में कोई पैनिक या मूर्खता है? सतही तौर पे ये मूर्खता लग सकती है, लेकिन जब हम साइंस अलर्ट के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को देखते हैं तो पता चलता है कि ये कोई तर्कहीन व्यवहार नहीं है। ये इंसान का एक तार्किक यानी रैशनल और विकासावधि बचाव तंत्र है। विकासावधि बचाव तंत्र मतलब सर्वाइवल से जुड़ा हुआ? बिल्कुल। ऐतिहासिक रूप से हमने कड़कड़ाती सर्दियों या महामारियों से बचने के लिए हमेशा सामान जमा करना सीखा है। हमारे पूर्वज ऐसा ही करते थे। तो आज के समय में 14 दिनों के आइसोलेशन के लिए भारी मात्रा में राशन जमा करना उसी का एक आधुनिक रूप है। हाँ, इसे मनोविज्ञान में एक्शन रिग्रेट बनाम इनएक्शन रिग्रेट का सिद्धांत कहा जाता है। मैं समझ रही हूँ। लोग कुछ ना करने के पछतावे से ज्यादा डरते हैं, है ना? भविष्य की अनिश्चितता को देखकर वो सोचते हैं कि बाद में पछताने से अच्छा है अभी सामान खरीद लो। एकदम सही। और इतिहास में इसके ढेरों उदाहरण भरे पड़े हैं। बिल्कुल, जैसे 1918 का स्पेनिश फ्लू। उस समय ओटीसी दवाइयों की बिक्री 3 गुना बढ़ गई थी। हाँ, और अगर हम 1920 के दशक की बात करें तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया की हाइपर इन्फ्लेशन के समय लोगों ने हर भौतिक वस्तु जमा कर ली थी। और मुझे याद आ रहा है 1962 का क्यूबन मिसाइल संकट। परमाणु युद्ध के डर से लोगों ने डिब्बा बंद खाने की होड़ लगा दी थी। या फिर अभी हाल ही में कोविड-19 के दौरान
टॉयलेट पेपर की वो भारी खरीदारी। ये सभी घटनाएं दिखाती हैं कि ये एक व्यक्तिगत स्तर पर बहुत ही तार्किक कदम है। लेकिन रुकिए, यहीं पर तो विरोधाभास है। अगर एक व्यक्ति के नजरिए से ये एक तार्किक कदम है, तो क्या ये पूरे समाज के लिए एक सामूहिक मूर्खता यानी कलेक्टिव इरैशनैलिटी नहीं बन जाता? मतलब हम इस विरोधाभास को कैसे सुलझा सकते हैं जहां व्यक्तिगत सुरक्षा पूरे सिस्टम को डुबा रही है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। इंसान का ये बचाव तंत्र सदियों पुराना है, लेकिन आज के समय में अलमारियां रातों रात खाली क्यों हो जाती हैं? इसका मुख्य कारण सूचना के प्रसार का तरीका है। मतलब सोशल मीडिया? हाँ, फ्रंटियर्स इन पब्लिक हेल्थ के इराक, विशेषकर इराकी कुर्दिस्तान पर किए गए अध्ययन को देखिए। अच्छा, उसमें क्या सामने आया? उस क्रॉस सेक्शनल अध्ययन में पाया गया कि 42.1% लोग सीधे तौर पे पैनिक बाइंग में शामिल थे। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और उससे भी बड़ी बात, सोशल मीडिया के उपयोग, विशेषकर फेसबुक और पैनिक बाइंग के बीच एक बहुत मजबूत सांख्यिकीय संबंध देखा गया है। डेटा के हिसाब से ये R वैल्यू 0.84 थी। सच में 0.84? ये तो बहुत ही ज्यादा है। बिल्कुल। जब लोग इंटरनेट पर सुपरमार्केट की खाली अलमारियों की तस्वीरें देखते हैं, तो उनका हर्ड बिहेवियर या भेड़ चाल तुरंत जाग जाता है। तो मतलब वो तस्वीरें देखकर लोग और ज्यादा घबरा जाते हैं। हाँ, इसी अध्ययन में 78.5% उत्तरदाताओं का ये स्पष्ट मानना था कि पैनिक को रोकने के लिए मीडिया में खाली अलमारियों की तस्वीरें नहीं दिखाई जानी चाहिए। ये मुझे 2023 के फुकुशिमा परमाणु जल विवाद की याद दिलाता है। वो एक बहुत ही रोमांचक उदाहरण है। हाँ, वो नमक वाली घटना, सही कहा। एकदम। जब अफवाहों के कारण चीन और दक्षिण कोरिया में नमक की पैनिक बाइंग शुरू हो गई थी, लोगों को लगा समुद्र का पानी दूषित हो गया है तो नमक नहीं मिलेगा। जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। हाँ, सच्चाई ये थी कि चीन का 80% नमक खदानों और झीलों से आता है। उसका समुद्र के पानी से कोई लेना देना ही नहीं था। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें, तो सोशल मीडिया सूचनाओं की असम्मति या इंफॉर्मेशन एसिमेट्री पैदा करता है। सही जानकारी के मुकाबले एक अफवाह बहुत तेज फैलती है, जो एक झूठी कमी यानी फॉल्स स्कैर्सिटी का भ्रम पैदा कर देती है। तो जब उपभोक्ता घबराहट में खरीदारी कर रहे होते हैं, तब सप्लाई चेन के पीछे क्या चल रहा होता है? मतलब समस्या से समाधान की ओर कैसे बढ़ें? इसके लिए पीएमसी के शोध पत्र में दिए गए SEFP मॉडल यानी सोशियो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ऑफ पैनिक को समझना होगा। यह एक 7 चरणीय फ्रेमवर्क है। 7 चरण? क्या आप इन्हें संक्षेप में बता सकते हैं? बिल्कुल। ये है प्रभावित करने वाले कारक: पैनिक, पैनिक डिमांड, स्टॉक पाइलिंग, सप्लाई शॉर्टेज और अंत में इंटरवेंशन। मतलब एक अफवाह से शुरू होकर सरकार के हस्तक्षेप तक की पूरी यात्रा। हाँ, और पैनिक बाइंग से कैसे बुलविप इफेक्ट पैदा होता है, ये सबसे दिलचस्प है। बुलविप इफेक्ट, ये क्या होता है? जब कोई उपभोक्ता घबराहट में थोड़ी ज्यादा खरीदारी करता है, तो वो छोटी सी लहर सप्लाई चेन के ऊपरी छोर तक जाते जाते एक भारी उथल पुथल बन जाती है। मैन्युफैक्चरर तक पहुंचते पहुंचते मांग का अनुमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये तो एक रबर बैंड की तरह है। रबर बैंड कैसे? मतलब सप्लाई चेन एक रबर बैंड की तरह होती है। आप इसे रोजमर्रा की मांग के हिसाब से थोड़ा बहुत खींच सकते हैं, इसमें लचीलापन होता है। लेकिन पैनिक बाइंग इसे इतनी तेजी से और इतनी जोर से खींचती है कि इसके टूटने का खतरा बन जाता है। ये बहुत ही शानदार उपमा है और इसी टूटने के खतरे को ओरेकल रिटेल की रिपोर्ट बहुत अच्छी तरह समझाती है। अच्छा, ओरेकल की रिपोर्ट क्या कहती है? वो रिपोर्ट बताती है कि कोविड के बाद पुराना ऐतिहासिक डेटा या हिस्टोरिकल डेटा अब कंपनियों के किसी काम का नहीं रहा। सच में? तो अब कंपनियां मांग का अनुमान कैसे लगाती हैं? अब उन्हें बहुत ही सूक्ष्म और स्थान विशिष्ट यानी लोकेशन स्पेसिफिक उपभोक्ता डेटा की जरूरत होती है। पुराना डेटा अचानक होने वाले इस पैनिक को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो फिर कंपनियां इस पैनिक बाइंग से बचने के लिए क्या रणनीतियां अपना रही हैं? कोई समाधान है उनके पास? हाँ, कई समाधान हैं। जैसे कि डार्क स्टोर्स का कंसेप्ट। डार्क स्टोर्स, ये क्या होते हैं? ये ऐसे वेयरहाउस होते हैं जो सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी के लिए होते हैं। वहाँ आम ग्राहक नहीं जाते, तो किसी को खाली अलमारी की तस्वीर खींचने का मौका ही नहीं मिलता, जिससे भेड़चाल ट्रिगर नहीं होती। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और कोई मॉडल? इसके अलावा बॉपिस मॉडल यानी बाय ऑनलाइन पिकअप इन स्टोर और कर्ब साइड पिकअप जैसे मॉडल भी काफी सफल रहे हैं। कंपनियों को सलाह दी जाती है कि वे पैनिक के समय अपनी इन्वेंट्री में फ्रिंज या कम जरूरी आइटम्स को कम कर दें। फ्रिंज आइटम्स मतलब जैसे 20 अलग अलग तरह के फ्लेवर्ड चिप्स? हाँ, एकदम सही। और उसकी जगह अपना पूरा ध्यान
कोर आइटम्स यानी अति आवश्यक वस्तुओं पर लगाएं, जैसे बुनियादी राशन और पानी। समझ गई। लेकिन सरकारों और रिटेलरों के पास तुरंत हस्तक्षेप करने के क्या तरीके हैं? उनके पास दो मुख्य औजार होते हैं। पहला है फिक्स्ड कोटा, जैसे ये नियम बना देना कि एक व्यक्ति सिर्फ 2 पैकेट चावल ही ले सकता है। बिल्कुल। और दूसरा तरीका है कीमतों में वृद्धि करना। इससे लोग जरूरत से ज्यादा खरीदने से पहले 2 बार सोचते हैं। ये तो हुई अर्थशास्त्र और सिस्टम की बात। लेकिन अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो व्यक्तिगत तर्कशीलता बनाम सामूहिक अतर्कशीलता का ये विरोधाभास बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, ये एक ऐसा जाल है जिसमें कोई भी फंस सकता है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये ज्ञान हम सभी के लिए इसलिए जरूरी है ताकि हम भेड़ चाल या हर्ड मेंटालिटी के मनोवैज्ञानिक जाल में फंसने से बच सके। अगली बार जब सोशल मीडिया पर कोई खाली अलमारी की तस्वीर देखे तो उसे घबराने के बजाय रुक कर सोचना चाहिए। सही का। और इस चर्चा का अंत में एक सवाल के साथ करना चाहूंगा जिस पर हर किसी को विचार करना चाहिए। बिल्कुल, बताइए। आज रिटेल कंपनियां पैनिक बाइंग की भविष्यवाणी करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग कर रही हैं। एआई तो आजकल हर जगह है। लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर निकट भविष्य में ये एल्गोरिथम इंसानी पैनिक की भविष्यवाणी करने में इतने माहिर हो जाएं कि इंसान के असल में घबराने से पहले ही मशीनें खुद ही सामानों की प्रीएम्प्टिव होर्डिंग या जमाखोरी शुरू कर दें। अरे बाप रे। हाँ, क्या भविष्य के संकटों में पैनिक बाइंग इंसान नहीं बल्कि खुद सप्लाई चेन की एल्गोरिदम करेंगे? ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। मतलब इंसान का डर अब मशीनें सीख रही हैं। ये निश्चित रूप से आगे सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल है।